हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 24 तक पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर है कि भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, हमने सामंत के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो राजा होते थे, अगर वो दूसरे राज्यों पर अधिकार कर लेते थे तो वो जो दूसरे राज्य का राजा होता था, यानी कि जो हारा हुआ राजा होता था, वो राजा जीते हुए राजा का सामंत कहलाता था। तो उसी सामंतवादी व्यवस्था पर जो आधारित व्यवस्था होता था, उसी को हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार होना, ठीक है। तो भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को ही सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। तो राज्यों में प्रशासन, राजा किस तरह से राज्य में शासन करते थे, उनकी व्यवस्था कैसी थी। तो राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था, ठीक है। तो राजा जो होता था वो केंद्र बिंदु, यानी कि सब कुछ राजा ही होता था और वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था, ठीक है। जैसा कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियाँ जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि से बोध होता है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका अर्थ दिया गया है। जैसे कि महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब हो गया तीन भुवनों का स्वामी, यानी कि इन सभी नामों का प्रयोग किया जाता था राजा का आदर सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए इन नामों का प्रयोग किया जाता था। उनके नाम के आगे ये नाम लगाया जाता था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर है कि अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन से संबंध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है, ठीक है। जैसे कि संधि विग्रहिक, अच्छ पटालिक, भंडागारिक, महादंड नायक आदि। तो ये सब उन मंत्रियों के नाम हैं जो कि राजा की प्रशासन में सहायता करते थे। जैसे कि अभी के टाइम में हमारे देश पे शासन करने के लिए राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से बहुत सारे मंत्री होते हैं। इतने सारे मंत्रियों की नियुक्ति किस लिए होती है? ताकि प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाया जाए, यानी कि राज्य को अच्छे से चलाया जाए, देश को अच्छे तरीके से चलाया जाए। इसी वजह से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये सारे मंत्री होते थे जो कि राजा की प्रशासन में सहायता करते थे। विदेशी विभाग का जो प्रधान होता था उसको संधि विग्रहिक कहते थे। आर्थिक या फिर राजस्व मंत्री होता था उसको अच्छ पटालिक कहते थे। और राजकीय भंडार, यानी कि राजकीय भंडार का देख रेख करने वाले जो मंत्री होता था उसको भंडागारी कहते थे। और जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था उसको महादंड नायक कहते थे। अब यहाँ पे सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें कि किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखा गया है कि राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु, यानी कि राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, वह सर्वशक्तिमान था। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राजा सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान और व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी वो ब्राह्मणों, किसानों और सामंतों और व्यापारियों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। उत्पादकों का एक वर्ग यानी कि जैसे कि किसान अनाज उपज करते थे। पशुपालक पशुओं को पालते थे, जैसे कि गाय वगैरह जो होती थी, गाय दूध देती थी। और कारीगर, तो ये सब क्या थे? ये सब उत्पादकों का एक वर्ग, उत्पादकों का एक अलग वर्ग था। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग या उपरी कर कहा जाता था। राज्य के आय का, यानी कि राज्य की आमदनी का, राज्य की कमाई का बहुत सारा स्रोत था, लेकिन मूल स्रोत क्या था? मूल स्रोत था राजस्व, यानी कि कर या फिर उपरी कर। इसी से राज्य को आय प्राप्त होता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पादक का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था। जो भी उत्पादक वर्ग थे, जैसे कि किसान, पशुपालक और कारीगर जो थे, उनसे उत्पादक का एक हिस्सा लगान मानकर उनसे वसूला जाता था। व्यापार तथा उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था।
किसानों को अपनी उपज का 1/6 तथा 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। व्यापार और उद्योग कर भी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था, एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपनी उपज का 1/6 और 1/3 के बीच भू राजस्व यानी कि भू कर, यानी कि जिसको हम टैक्स कहते हैं, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे है उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय। जो अभी हमने आय के बारे में पढ़ा, उससे क्या क्या किया जाता था। देखिए, उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। जो भी आय होता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों का और किलों के निर्माण में लगाया जाता था। इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में भी होता था। जो वो आय होता था, राज्य का जो आय था, उसका उपयोग युद्धों में भी किया जाता था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित है। तो राजा जो होते थे वे ब्राह्मणों को भूमि पुरस्कार में देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। तो ये चीज़ कहाँ से पता चला? ये सब ताम्र पत्रों पर अभिलेख के रूप में लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। ठीक है, 9वीं सदी में एक शासक ने किसी ब्राह्मण को भूमि अनुदान के रूप में दिया था। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है और जो यह बताने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो उन ताम्र पत्रों पर मुहर भी लगा होता था जिससे यह पता चलता है कि राजा ने भूमि अनुदान के रूप में ब्राह्मणों को दी है। तो इसका एक सबूत होता था, ये ताम्रपत्र एक सबूत होता था कि ये भूमि जो है ब्राह्मण को किस वजह से दिया गया है। अब यहाँ पर है, ये ब्राह्मण शासकों के लिए यह करते थे। ये जो ब्राह्मण होते थे जिसको राजा भूमि देते थे अनुदान के रूप में, वो शासकों के लिए, इन राजाओं के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, शासकों का वंशावली बनाते थे। यानी कि अभी ये राजा है, फिर उसके बाद कौन सा राजा हो, फिर उसके बाद कौन सा राजा हो, तो उसका वो वंशावली बनाते थे जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित हैं। अब है कन्नौज के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन 3 महाशक्तियाँ था? ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में, और दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। तो ये 3 शक्तियाँ थी। ये 3 राज्य ऐसे थे जो कि कन्नौज के लिए संघर्ष करते थे। उनके बीच आपस में ही संघर्ष होता था। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। आपसी संघर्ष ये किस लिए करते थे? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए वे तीनों आपस में संघर्ष करते थे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासक। इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना। आइए इस पर गौर करें कि कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु बना। तो हम ये देखेंगे कि आखिर कन्नौज पर ये तीनों शक्तियाँ अधिकार क्यों करना चाहती थी और आपस में वो संघर्ष क्यों करते थे। अब यहाँ पर पहला रीजन है कि जैसा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। यही कारण था जो कि ये तीनों शक्तियाँ आपस में संघर्ष करती रहती थी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि जो भी कन्नौज पर अधिकार कर लेता था वह उत्तर भारत के राजा के रूप में वह प्रतिष्ठित हो जाता था। जो कन्नौज पर अधिकार कर लेगा वह उत्तर भारत का राजा बन जाएगा। इसलिए वो तीनों आपस में ही संघर्ष करते रहते थे। दूसरा है पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों के लिए राष्ट्रकूटों के लिए, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। पाल शासक क्यों नियंत्रण करना चाहते थे? क्योंकि पालों के लिए मध्य भारत और पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने का
रास्ता मतलब पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। इसलिए सब अपने अपने मतलब की वजह से, अपने अपने कारण से कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। और एक बड़ा रीज़न ये भी था कि उत्तर भारत के राजा के रूप में वो प्रतिष्ठित हो सकते थे, इसीलिए वो तीनों आपस में संघर्ष करते रहते थे। तीसरा है कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। वह नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर भारत एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। वह व्यापार के लिए भी अच्छा था, कन्नौज व्यापार के लिए भी अच्छा था, इसलिए ये तीनों शक्तियाँ कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तीनों राज्य आपस में संघर्ष करते रहे और इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय यानी कि 3 पक्षों का संघर्ष कहा है, क्योंकि इसमें 3 राज्य संघर्ष कर रहे थे, 3 राज्य एक साथ लगे हुए थे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, तो इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। देखिए, कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियाँ परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। देखिए, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन तीनों के पतन के क्या कारण हो सकते थे। वो जो तीनों राज्य थे जो कि कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, उन तीनों का पतन हो गया और उनका कारण क्या था वो भी इसी में छिपा हुआ है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने वाले की इच्छा रखने वाली तीनों शक्तियाँ परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। आपस में युद्ध करते करते वो तीनों राज्य थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी पता नहीं चला कि वो कितने कमज़ोर हो गए हैं। कमज़ोर होने का क्या मतलब है, उनके पास युद्ध कर रहे थे तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएँ होंगी, लेकिन युद्ध करने में उनकी सेना की बहुत क्षति भी होगी, तो इसलिए वो लोग कमज़ोर हो गए। अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। अंत में क्या हुआ, इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी। वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। देखिए, उन तीनों राज्यों के पास एक समान सेना थी, ठीक है, मतलब सबकी सेना लगभग समान थी और उनका खर्च उठाने के लिए जो उसका स्रोत था, सबका स्रोत भी एक ही था। सब तीनों जो राज्य थे, तो राज्य का क्या स्रोत होता है, मुख्य स्रोत क्या होता है, राजस्व होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा, राज्य का क्या क्या स्रोत होता है, ऊपरी कर, राजस्व, भूमि कर, यही सब स्रोत होता है राज्य का। तो सबका स्रोत क्या था, एक ही जैसा था और इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गए। इनके राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। मतलब ये युद्ध करते थे, सेना का खर्च उठाने में, सबका देखभाल वगैरह करने में, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता था। उनके राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। युद्ध करने के चक्कर में इनका ध्यान अपने सामंतों से ही हट गया। मतलब इन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि जो हमारे अंडर जो राजा काम करते हैं, जो हारे हुए राजा हैं, जो सामंत हैं, उनके लिए क्या करना है, उन पे कैसे नियंत्रण करना है, उनको कुछ भी ध्यान नहीं था। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। तो जब सामंतों ने देखा कि राजा अपने में ही व्यस्त हैं, अपने युद्ध में ही व्यस्त हैं और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को ही स्वतंत्र कर लिया। वो सामंत अब खुद को उस राजा के अधीन नहीं मानते थे। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। सामंतों की अवज्ञा यानी कि सामंत जब उन राजाओं की आज्ञा नहीं करने लगे, जो उनके स्वामी राजा थे, जब सामंत उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने लगे और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। उत्तर पश्चिम और दक्षिण का जो आक्रमण हुआ उसने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ, तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा ना कर सके। जब उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ उत्तरी भारत पर, तो वो अच्छी तरीके से अपनी रक्षा नहीं कर सके। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्की कौन था,
तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था महमूद गजनवी। इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। तो आक्रमणों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। ठीक है, इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदुशाही, कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। उत्तर भारत में हिंदुशाही, कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर ये सब प्रमुख राज्य थे। इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रख कर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। इनमें से कोई भी राज्य बहुत शक्तिशाली नहीं था जो कि महमूद गजनवी के आक्रमण को रोक सके या फिर एकजुट होकर इसका सामना कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व था। ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। राजनीतिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। और ये जो सामंत होते थे ये अपनी क्षेत्रीय चेतना और सैनिक शक्ति के द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने में लगे हुए होते थे, मतलब सत्ता को कमजोर करने का मौका खोजते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। हालांकि उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्ति कौन थे? राजपूत। ठीक है, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी, पर उनकी राजपूतों की भी कुछ कमजोरियां थी। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे, मुल्तान का राज्य जिसमें शियाओं का प्रभुत्व था और मंसूरा का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक था। जो राजपूत राजा होते थे वो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए आपस में ही युद्ध करने लगते थे। और ये जो राज्य होते थे इनमें बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की इनमें भावना नहीं थी। इसके अलावा दो मुस्लिम राज्य भी थे, मुल्तान का राज्य जिसमें कि शियाओं का प्रभुत्व था। ठीक है, मुल्तान का राज्य जिस पर शियाओं का प्रभुत्व था, और मंसूरा का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक था। तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिकों एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच दूरी काफ़ी अधिक थी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब तुर्की भारत आए थे उस समय भारत की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और उस समय में जो शासक वर्ग थे, सैनिक वर्ग थे और जो आम जनता थी उनके बीच तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच दूरी काफ़ी अधिक थी। प्रशासन तथा सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत हो गई थी। इसमें एक ओर तो अन्य वर्ग तथा जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकार के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगे। तो क्या हुआ कि एक और अन्य वर्ग और जाति के लोग जो थे वो राज्य के प्रति उदासीन होते गए, उनको मतलब नहीं था राज्य से, और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी जो उत्तराधिकारी के लायक नहीं थे वो भी उत्तराधिकार के रूप में प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगे। ठीक है, जैसे कि अभी भी किसी व्यक्ति की किसी पद पर नियुक्ति होती है तो कैसे होती है? उनकी योग्यता के बल पे होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अयोग्य व्यक्ति था उसको भी प्रशासनिक पद प्राप्त होने लगा। समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों को बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। अब किसी को कोई मतलब ही नहीं था किसी भी वर्ग को, तो जो निम्न वर्ग होते थे जब वो संकट में आते थे तो उसके लिए राज्य क्या करते, जबकि वहाँ पर अयोग्य व्यक्ति ही शासक हैं। शासक नहीं कहेंगे हम, क्या है, अयोग्य व्यक्ति किसी प्रशासनिक पद को प्राप्त कर लेते थे। तो वैसे लोग राज्य के लिए क्या करते? तो ऐसे में निम्न वर्ग के लिए संकट हो जाता था। इस काल में परंपरागत 4 मुख्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो उस टाइम मुख्य वर्ण सिर्फ 4 ही था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा इन 4 वर्णों के बारे में। और इसके अलावा जो भी था क्या था? उपजातियां थी।
वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया था, मतलब उनकी विचारधारा को समेट दिया था। तो वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को सीमित कर दिया था और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान ना रहा। जैसा कि तारीख़ हिंद के लेखक अल-बिरूनी ने संकेत किया, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। तारीख़ हिंद पुस्तक का नाम है जिसके लेखक हैं अल-बिरूनी। ठीक है, तो उन्होंने ही संकेत दिया कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के जैसा और कोई देश नहीं है और उनके जैसा कोई राष्ट्र नहीं है और उनके राजा के समान कोई राजा नहीं है और उनके विज्ञान के समान भी कोई विज्ञान नहीं है। अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। गजनी आधुनिक अफ़गानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। गजनी कहाँ था? आधुनिक अफ़गानिस्तान, अभी जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर एक छोटा सा राज्य गजनी था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारियों में महमूद भी था। कोई तुर्क सरदार था जो कि इस राज्य की स्थापना की थी और उसी का उत्तराधिकारी था महमूद। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। वो जो तुर्की राजा था वो गजनी को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से को जीत लेना चाहा। सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। तो 1010 से 1025 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने सिर्फ उत्तर भारत के उन्हीं नगरों पर आक्रमण किया जिसमें कि बहुत संपन्न मंदिर थे। और इन नगरों में कौन कौन सा नगर था? मथुरा था, थानेश्वर, कन्नौज और वृंदावन, सोमनाथ आदि नगर था। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो गुजरात में जो ये सोमनाथ मंदिर था वो अपने धन और वैभव के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली क्योंकि उसके आक्रमणों से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। जब 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई तो उत्तर भारत के लोगों को बहुत राहत मिली क्योंकि वो अपने आक्रमण से आम जनता को बहुत तंग करता था। इसीलिए जो आम जनता थी उनको महमूद के मृत्यु से बहुत राहत मिला। समकालीन इतिहासकारों ने महमूद के भारत आक्रमणों के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महमूद का उद्देश्य इस्लाम धर्म की स्थापना करना था और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि महमूद सिर्फ धन लूटना चाहता था ताकि वो एक बड़ा सा साम्राज्य विस्तार कर सके, यानी वो अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना सके। कहाँ पे? मध्य एशिया में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आक्रमणों के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने इन सब का अभी उत्तर नहीं देखा है। उपाधि का अर्थ क्या होता है और इन तीनों के पतन के क्या कारण हो सकते हैं, इसका भी मैं आपको आंसर बता दूँगी। और यहाँ पर है सोमनाथ मंदिर के बारे में विशेष रूप से वर्ग में शिक्षक की सहायता से चर्चा करें। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका भी हम लोग आंसर देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसको मैं अभी 2 पार्ट में और बना दूँगी। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।